ये थोड़ा सा जो न्यू रिजीम और थोड़ा पुरानी रिजीम, वो थोड़ा हमारे दर्शकों को समझाएगा। लास्ट टाइम जब सरकार ने बजट पेश किया था तो उसमें ये कहा था कि बाय डिफॉल्ट आप नई स्कीम में आ जाएंगे। पहले हम बाय डिफॉल्ट पुरानी स्कीम में रहते थे, तो बाय डिफॉल्ट आप नई चॉइस भी तो थी इसमें, चॉइस थी। अगर आप जाना चाहते हैं पुरानी स्कीम में ही अभी कंटिन्यू करना चाहते हैं, आपको लगता है आपकी डिडक्शंस ज्यादा हैं, तो आप पुरानी स्कीम में ही रह सकते हैं। बट वो आपको लिख कर देना पड़ता था कि हमें मैं पुरानी स्कीम में ही रहना चाहता हूं, बट बाय डिफॉल्ट आपको नई स्कीम में डाल दिया जाता था। बट मुझे ये लगता है कि अगर आप मान लीजिए हाउसिंग लोन के ऊपर भी डिडक्शन ले रहे हैं, अंडर सेक्शन 24B भी अगर आप बेनिफिट उठा रहे हैं, तब भी आप न्यू स्कीम में, जो न्यू रिजीम स्कीम है उसके अंडर अगर आप कर रहे हैं, तब भी आप बेनिफिट में रह रहे थे। तो न्यू रिजीम अब लगभग लोग अपना चुके हैं और मुझे लगता है उसमें टैक्स और कम करने से और उसमें लोग शामिल होंगे। जी, एक कलित साहब, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि सरकार ने एक और घोषणा की कि इनकम टैक्स एक बिल लाने की तैयारी कर रही है। ये कुछ समझ में आ रहा है कि क्या हो सकता है, क्योंकि अब सबकी नजरें उसी पर होंगी, क्योंकि एक हफ्ते बाद की बात कही कि एक इनकम टैक्स हम बिल ला रहे हैं, तो वो बिल क्या कोई फायदेमंद होगा, या कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको यहां छूट दे दी, कहीं पिछले दरवाजे से कहीं आपने कुछ और आपने जेब में आपने हाथ डाल दिया, कहीं ऐसा तो नहीं? मंशा पर उनकी शक नहीं कर सकते हम। उनकी सबसे पहली लाइन यही थी कि ट्रस्ट फर्स्ट, हमें पहले लोगों पर भरोसा जताना है। लोगों को अगर हम भरोसा करेंगे, लिटिगेशन, इसलिए उन्होंने कहा है कि लिटिगेशन को अब हम कम कर देंगे, लिटिगेशन ऑलमोस्ट 50% पे ले आएंगे। अगर लिटिगेशन पर्सन डरता क्यों है? फाइलिंग ही नहीं कर रहे हैं लोग। अगर वो फाइलिंग तभी करेंगे जब उनको डर खत्म हो जाएगा, अगर उनमें ट्रस्ट बिल्टअप हो जाएगा। तो ट्रस्ट बिल्टअप करने की बात हो रही है। तो नया जो अगर कानून अगर सरकार लेकर आती है, तो उसमें ये उम्मीद की जा रही है कि उसमें ट्रस्ट बिल्टअप की बात ज्यादा होगी, और उसमें और अगर जिस चीजों में लोग फंसे रहते हैं, लिटिगेशन में फंसे रहते हैं, उसमें से और बाहर निकल पाएंगे। बिल्कुल। तो दर्शकों को एक बार बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखाने जा रहे हैं। जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, अगर आप 12 लाख रुपए कमाते हैं, आपकी सैलरी सालाना 12 लाख रुपए तक है, आपका जो है पैकेज, तो आपको लिए बड़ी राहत की बात है, क्योंकि आपको जीरो और उस पर अब 80,000 रुपए की बचत है। 18 लाख की आय पर 70,000 रुपए की बचत हो जाएगी। 24 लाख की कमाई पर आपको 1,10,000 की बचत हो जाएगी। 8 लाख की आय पर 30,000 की बचत हो जाएगी। यानी 12 लाख तो शून्य है, तो फिर आप आगे भी बढ़ेंगे तो उसका फायदा आपको सीधे सीधे मिलने जा रहा है। तो कई हर वर्ग, यानी 12 लाख वालों को नहीं, उससे अपर लेवल, मैं सही कह रहा हूं कि अगर वो 12 लाख है उसके लिए तो फायदा है, लेकिन उसकी 12 लाख से भी ऊपर है, किसी 15 लाख है, तो क्या उसमें ये पैमाना रहेगा कि आप 12 से देखा जाएगा? नहीं, वो 4 लाख से 4 लाख से 4 लाख से देखा जाएगा। अगर आप जैसे ही एक्सीड कर जाएंगे तो 12 लाख से 4 लाख से शुरू हो जाएगी उसकी टैक्स ब्रैकेट। 4 लाख से 5%, 8 लाख से 10%, 12 लाख से 15%, 16 लाख से 20%, 20 लाख से 25%। तो 12 से ऊपर वाला जो कमा रहा है उसको फायदा आप देखते? बिल्कुल देखते हैं, क्योंकि पहले ये टैक्स ब्रैकेट ऐसे नहीं थी। उसमें भी आपका 20,000 का 4 लाख तक, 8 लाख तक बेनिफिट हो रहा है, 60,000 का 12 लाख तक बेनिफिट हो रहा है, 16 लाख तक 1,20,000 का बेनिफिट हो रहा है, और 2 लाख का बेनिफिट हो रहा है 20 लाख तक। और अगर आप 25 लाख तक आ जाते हैं तो आपको लगभग 3 लाख के करीब का बेनिफिट निकल जाएगा। तो ये फायदा आपको बता दें कि हम बता रहे हैं कि क्या फायदा होने वाला है। ये स्लैब भी आप देख लीजिए, टैक्स स्लैब में बदलाव जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। नया स्लैब और पुराना स्लैब में जो है, ये तस्वीरों के जरिए, हम ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इसमें क्या कुछ बदलाव हुआ है। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, उनके जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। तो आपको बता दें कि ये टैक्स पर हम बात कर रहे हैं। टैक्स बहुत जरूरी है मध्यम वर्ग के लिए, नौकरी पेशा के वालों के लिए, खासकर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहां लाखों की तादाद में, करोड़ों लोग ऐसे हैं जो नौकरी से जुड़े हुए हैं। उनके लिए बचत भी हम आपको बता रहे, 12 लाख की आय पर 80,000 की बचत हो जाएगी। 18 लाख की आय पर अब 70,000 की बचत आपको होने जा रही है। 24 लाख की कमाई पर 1,10,000 की बचत होने जा रही है। 8 लाख की आय पर आपको 30,000 रुपए की बचत होने जा रही है। 10 लाख की आय पर 50,000 की, उसमें 1 रुपया अगर हम
डालते हैं तो 3 रुपया 18 पैसे का हमारे को इकोनॉमी में मतलब एक्रीशन होता है, फायदा मिलता है, तो जीडीपी बढ़ती है, तो जीडीपी बढ़ती है अक्रॉस द बोर्ड। एक तो ये हो गया। दूसरी बात किराया है, वो पहले 2,40,000 पे टीसीएस करता था, अब 6 लाख कर दिया है, ये फायदा हो गया। सीनियर सिटीजन को 50,000 से 1 लाख कर दिया है। और उसके बाद एक और चीज है कि इसमें जो है रेमिटेंस, LRS में रिजर्व बैंक की ऑफ इंडिया की लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम है, जो कि 2.5 लाख आसान शब्दों में बताइए सर इसको। हर एक देश का नागरिक $2.5 लाख तक अपना पैसा बाहर किसी भी काम के लिए, इलाज के लिए, पढ़ने के लिए या किसी और इन्वेस्टमेंट जो अप्रूव्ड है उसके लिए कर सकता है। ठीक है। तो पहले क्या था कि इसमें टीसीएस लगता है, तो पहले 7 लाख तक की छूट थी इंडियन रुपीज में, अब वो 10 लाख कर दिया, तो ये भी बेनिफिट है। और दूसरी बात, जो एजुकेशन लोन जिन्होंने स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशन से लिया हुआ है, जैसे बैंक हो गया या कोई और इंस्टीट्यूशन होगी, तो उस केस में पहले 0.5 TCS % वो मतलब देना पड़ता था, अब उसको नील कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है। यानी बच्चों की फीस जब आप बाहर देते थे यूनिवर्सिटीज को, उसमें बड़ा विरोध हो रहा था। लोन 5% जो अच्छा लोन पर जो था उसको उन्होंने 0 कर दिया। पहले 0.5% था। मान लो मैं 10 लाख रुपया भेज रहा हूँ तो मुझे TCS 0.5% देना था, अब वो खत्म कर दिया। अब मैं इसको आसान शब्दों में ये भी कहूँ कि अब ओल्ड टैक्स रिजीम से लोग निकलेंगे और न्यू टैक्स रिजीम में जाएंगे, क्योंकि ये ज्यादा फायदेमंद है। मोहित जी अब आप आ जाइए, मट्टू साहब आप बैठिए। मोहित जी, अब इस पूरे बजट में ये जो टैक्स सिस्टम में जो हमें राहत दिखाई दे रही है, सीनियर सिटीजन का फायदा दिख रहा है, टूरिज्म इंडस्ट्री का फायदा दिख रहा है, हम उसको आसान शब्दों में 5 पॉइंटर टैक्स पेयर के लिए आप कैसे फायदेमंद देखते हैं? टैक्स पेयर के लिए फायदा है, और लगभग 7.5 लाख से पहले 7 लाख से कम वाले जो पहले टैक्स नहीं देते उनको छोड़ के बाकी सबको फायदा इसमें हो रहा है, क्योंकि उनको वैसे भी टैक्स नहीं लग रहा था। पर 2 चीजें इसमें मैं समझाना चाहता हूँ, जो पहले प्रत्युष ये देखिए टैक्स रिजीम जल्दी से आ गया है। रिबेट और स्लैब में चेंज करने में फर्क क्या है, राइट? क्योंकि हमारे यहाँ पे भारत में प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स होती है, तो आप पहले 12 लाख के लिए आप अपना टैक्स देते हो और उसके ऊपर के ज्यादा रेट वाला टैक्स अलग से देते हो। ठीक है। तो अगर आप इसको अंकों में समझाइए, अगर मेरी 12 लाख की आमदनी है, अगर आपकी 12 लाख की आमदनी है, तो आप आपके पहले 12 लाख के लिए एक 10% मान लीजिए टैक्स देते हैं। ठीक है। और आपकी उसके ऊपर 1,20,000 रुपए हो गया 12 लाख पर 10%। जी। और उसके ऊपर अगर आपकी 10 लाख भी आमदनी है तो आप उस 10 लाख के लिए ऊपर का जो स्लैब है वो देते हैं। तो 20 लाख की इनकम वाला भी 12 लाख के लिए वही स्लैब पे टैक्स दे रहा है जो 12 लाख वाले के लिए लग रहा है। अच्छा, हाँ, इसका बड़ा विरोध भी हुआ था। जी। तो अगर रिबेट नहीं दिया जाता, अगर स्लैब बदले जाते तो 25 लाख तक की जो जहां पे स्लैब बदले गए हैं सबके लिए वो चेंज करना पड़ता। तो सरकार ने ये किया है कि 12 लाख तक एक टैक्स रेट रख के वो आपका माइनस किया जा रहा है टैक्स में से। तो उससे जो ऊपर वाले 12 लाख के ऊपर वाले जो इनकम है उनके लिए टैक्स अभी भी लग रहा है। अच्छा। लेकिन उनको रिबेट के फॉर्म में 12 लाख के नीचे जो है उनको रिबेट के फॉर्म में उसमें फायदा होगा। मैं इसको आसान शब्दों में अंकों में समझना चाहती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा अगर आप आम दर्शक की बात करेंगे तो उसको बहुत आसानी से समझ में नहीं आएगा। अंकों के टर्म्स में अगर मैं समझाऊं इसमें तो 0 से 12 लाख तक ये तो हमें समझ में आ रहा है। सपोज कीजिए कि 12 से 15 लाख की आमदनी है, जिसमें 16 से 20 लाख का आय है, 20% का इसमें फायदा है। मान लीजिए 16 लाख की इनकम वाला कोई व्यक्ति है। हाँ, ठीक है। 16 लाख की इनकम वाले व्यक्ति के लिए आज स्थिति ये है कि वो 4 से 8 लाख तक के लिए 5% ही देगा, 8 से 12 10% ही देगा, और ऊपर के लिए 15% देगा। ठीक है। जो 12 लाख तक है उसको कोई रेट नहीं लग रहा है, 5% तो उसका कागज पे लग रहा है, लेकिन जब उसको भरना है तब माइनस हो रहा है। अच्छा। लेकिन जब 16 लाख वाला भरने जाएगा तो उसको पहले 12 लाख के लिए भी उतना 5% और 10% देना ही है। तो ये फर्क है दोनों में, बस मैं ठीक है। आइए मुकेश जी, अब आप आ जाइए। ये जो मोहित जी ने समझाया और आसान करके आप जरा मेरे दर्शकों को फटाफट से बता दें कि अगर 12 लाख से 16 लाख के स्लैब में मैं आ रही हूँ और तो मुझे क्या फायदा होगा। ये 80,000 का फायदा तो बचत मेरी हो रही है, ये मैं बाजार में डाल दूंगी, लेकिन बाकी अगर और कैपिटल गेन है उस पर फिर मेरा क्या रहेगा तरीका टैक्स का? देखिए, इनकम है, इनकम की बात करें, कैपिटल गेन का टैक्सेशन अलग से होता है, कैपिटल गेन के रेट्स हमारे अलग हैं। ठीक है। लेकिन एज फार एज ये सैलरी की बात हो रही है, ये सैलरी या अदर इनकम की बात हो रही है। सैलरी की बात करेंगे तो 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन आप ऐड कर लीजिए, यानी 12,75,000 रुपए। ठीक है। नॉर्मल अगर नॉन सैलरीड है 75,000 की हर स्लैब में लगेगी स्टैंडर्ड डिडक्शन। ठीक है, हर स्लैब में लगेगी वो 75,000 रुपए की। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर मेरी 15 लाख आमदनी है और मेरे को 30% देना है, यानी 4.5 लाख रुपए का टैक्स देना है, तो उसमें मुझे 75,000 रुपए कम हो जाएंगे और वो 3,75,000 रुपए मुझे देने पड़ेंगे। ये बेसिकली 15 लाख रुपए पहले था।
अच्छा, ये पहले था मैक्सिमम स्लैब 15 लाख रुपए से अगर ऊपर की आमदनी है तो आपको 30% टैक्स लगता था, जो कि अब 24 लाख हो गया है। हाँ, मतलब सोचिए आप इसमें कुल मिलाकर 9 लाख का इजाफा सरकार ने किया। ये एक बड़ा वो इजाफा है। बिल्कुल, यही इजाफा है सबसे बड़ा। बाकी तो जो है 12 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना, उसके बाद उसी हिसाब से कैलकुलेशन होगी, उसी हिसाब से बचत होगी आप। ठीक है। अच्छा, एक जो शेयर मार्केट पर जो कैपिटल गेन पे, लॉन्ग टर्म गेन पर जो थी, क्या उसका कोई जिक्र नहीं किया गया? कोई जिक्र नहीं किया गया, वो सेम है आज, इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया। तो कुल मिलाकर ये माना जाए कि मिडिल क्लास के लिए एक बड़ी बचत का मौका सरकार ने इस बजट के जरिए हमें दे दिया है। बिल्कुल दिया जी, बहुत बड़ा मौका दिया। आप मुझे जल्दी